Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं UPPSC की 2026 की परीक्षा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इस चैनल पे आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस का पार्ट 2 यानी कि सोशल साइंस का सिलेबस और उसकी टेस्ट सीरीज़ दोनों ही कराए जा रहे हैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आती है लाइव ऑनलाइन 7 PM पे और सिलेबस आपका प्लेलिस्ट में डायरेक्टली अपलोड होता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ या सिलेबस हमारे साथ ज्वाइन करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज है हमारी क्लास 2 एंथ्रोपोलॉजी की, मानव विज्ञान की। यहाँ हम सिलेबस UPPSC द्वारा दिया गया फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली। फर्स्ट टॉपिक हमारा हो चुका है क्लास नंबर 1 में, मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इसकी सार्थकता एवं महत्व यानी कि एंथ्रोपोलॉजी एंड उसका रेलिवेंस इन सोशल साइंस हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 1 में। सेकंड टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम करेंगे थर्ड टॉपिक। पहले हम थर्ड टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड टॉपिक करेंगे सिलेबस का। सो आज की क्लास में, सेकंड क्लास में जो टॉपिक हम करेंगे थर्ड में, जन स्वास्थ्य परिभाषा, मापदंड, अवयव। ठीक है। क्लास नंबर 2 में आप करेंगे पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन, पैरामीटर एंड कंपोनेंट्स। और क्लास नंबर 3 जो आएगी उसमें हम बाकी का बचा हुआ करेंगे मानव रोग और स्वास्थ्य, आनुवंशिक और संचारी रोग तथा इनका उन्मूलन यानी कि ह्यूमन डिजीज़ एंड हेल्थ, जेनेटिक एंड कम्युनिकेबल डिजीज़, देयर इरेडिकेशन। ये क्लास नंबर 3 में करेंगे। तो आज क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं जो है पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन, पैरामीटर और कंपोनेंट्स। सो पब्लिक हेल्थ क्या होती है, जन स्वास्थ्य क्या होता है, ये हम पहले जो हमने सोशल साइकोलॉजी में कम्युनिटी हेल्थ किया उसमें भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। और इससे पहले वाले जो टॉपिक था एंथ्रोपोलॉजी में ही, उसमें भी हमने पढ़ा था। ठीक, तो पब्लिक हेल्थ क्या होती है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है पूरी सोसाइटी का। ठीक है। और इसमें हम सिर्फ हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि बीमारियों से दूर होना, है ना। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि WHO के अनुसार हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग डिसाइड करती है कि हम हेल्दी हैं या नहीं। इट इज़ नॉट कि हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो तो हम हेल्दी हैं, नहीं। हमारी जो है ओवरऑल हेल्थ की यहाँ बात की जाती है, वेलबींग की बात की जाती है। ठीक है। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कम्युनिटी को यानी समुदाय को भी पूरी भाग्यता निभानी पड़ती है। ठीक है। सो पब्लिक हेल्थ इज़ द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ सोसाइटी टू प्रिवेंट डिजीज़ को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम हेल्थ हैज़ार्ड्स यानी जो भी खतरे की चीज़ें होती हैं उनसे, और लाइफ को बढ़ाया जाता है, प्रोलॉन्ग लाइफ एंड इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। और हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी वेलबींग भी इम्प्रूव की जाती है। ठीक है। सो जन स्वास्थ्य समाज द्वारा किए जाने वाले उन संगठित प्रयासों, हमें ये ध्यान रखना है कि ये संगठित प्रयास होते हैं, किसी एक संस्था या किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। इसमें कम्युनिटी भी पूरा पार्टिसिपेट करती है अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें। ठीक है। सो ये संगठित प्रयासों का क्षेत्र है जिनका उद्देश्य रोगों की रोकथाम करना होता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होता है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाना, जीवन को दीर्घकाल करना तथा समुदाय और संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करना है। ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ का उद्देश्य सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि वेलबींग यानी कि जन कल्याण को भी इंश्योर करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है CA विंसलॉ की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है। ये विज्ञान भी है और कला भी है। द साइंस एंड आर्ट। जन स्वास्थ्य रोगों की रोकथाम करने, जीवन को दीर्घ करने तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को बढ़ावा देने का विज्ञान और कला है, जिसे समुदाय के संगठित प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इन्होंने बाकी सारी चीज़ें सेम रखी हैं जो हमारी डेफिनेशन थी। इंक्लूड क्या आया है इसमें,
साइंस एंड आर्ट की फॉर्म में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है ये हमारे कम्युनिटी के, संगठित प्रयास हैं, सेम चीज़ आ गई। डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है, यानी कि रोगों की रोकथाम की जाती है। लाइफ, दीर्घायु बढ़ाई जाती है, दीर्घकाल की जाती है। प्रोमोट की जाती है हमारी फिजिकल मेंटल वेलबींग, ठीक है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन साथ के साथ इन्होंने बोला ये क्या है, ये एक साइंस और आर्ट है, ठीक है, ये एक विज्ञान और कला है। विज्ञान क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज अप्लाई करते हैं अलग अलग फील्ड से, मे बी बायोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, अलग अलग फील्ड से नॉलेज हमें मिलती है जो हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो इसलिए ये साइंस है एक प्रकार की। और आर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें समाज से डील करना होता है ना, यहाँ पे समाज अपनी भूमिका निभाता है, लोगों के व्यवहार पिक्चर में आते हैं, कैसे उनकी जो बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज़ हैं, वो कैसे काम करती हैं, तो इन चीज़ों को समझना और इनसे फिर हेल्थ पूरे कम्युनिटी की इंश्योर करना, ये कोई ऐसे इतना आसान काम नहीं है, ये अपने आप में एक कलात्मक काम है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को आर्ट का भी नाम दिया गया। तो पब्लिक हेल्थ एक साइंस एंड एक आर्ट है, ये कहा था C.A. विंसलॉ ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इंडिविजुअल हेल्थ और पॉपुलेशन हेल्थ या फिर पब्लिक हेल्थ में क्या डिफरेंस है। एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को इंश्योर करना और पब्लिक यानी पॉपुलेशन के लेवल पे स्वास्थ्य को इंश्योर करने में क्या अंतर है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का मतलब है किसी एक व्यक्ति की हेल्थ पे फोकस होता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध किसी एक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल अप्रोच इसमें अगर हम देखें, यानी कि कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, क्लिनिकल अप्रोच अगर हो रही है, नैदानिक दृष्टिकोण, तो उसमें डॉक्टर क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे की जांच कर सकते हैं, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उनको कोई बीमारी हो किसी को, तो उसका डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है, पहचान कर सकते हैं कि भाई कौन सा रोग हुआ है, उस रोग से रिलेटेड उपचार प्रदान कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिहाइड्रेशन है तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। निर्जलीकरण तथा अन्य जटिलताओं का प्रबंधन करेगा। इस तरीके से जो है क्लिनिकल अप्रोच काम करते किसी एक इंडिविजुअल के केस में। अब बात करें अगर पब्लिक हेल्थ की, जन समुदाय के स्वास्थ्य की, तो उसमें क्या होगा, अब ये व्यापक रूप से ये पूरी पॉपुलेशन के लेवल पे जो है हेल्थ इंश्योर की जाएगी यहाँ पे। तो वो कैसे होगी, पब्लिक हेल्थ फोकसेस ऑन द हेल्थ स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड हेल्थ डिटरमिनेंट्स अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। जनसंख्या का स्वास्थ्य किसी समुदाय या बड़ी जनसंख्या में स्वास्थ्य की स्थिति, रोगों के वितरण तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित होता है। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि भाई कितने जो रोग हैं वो व्यापक हैं हमारी पॉपुलेशन में, है ना, कितने लोग किस हिसाब से जो भी कारक हैं वो हम एक एक करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कितनी हेल्दी है, ठीक। अब इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं कि पब्लिक हेल्थ विल एडिशनली इन्वेस्टिगेट, अब नॉर्मल तो ठीक है, कोई बीमार है तो उसको तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन पब्लिक हेल्थ में हमारी क्या इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं कि अगर लोगों में कोई एक प्रकार की जैसे बीमारी फैल रही है तो उसका रूट कॉज क्या है। अगर ज़्यादा लोग किसी चीज़ से प्रभावित होकर बीमार हो रहे हैं तो क्या पानी की क्वालिटी ख़राब है, ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी यहाँ चेक हो सकती है, सैनिटेशन, स्वच्छता से रिलेटेड चीज़ें, वेस्ट डिस्पोजल की जो कूड़ा है उसका सही से कचरे का सही से डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं, फूड की हाइजीन, खाना कितना अच्छा है, कुपोषण तो नहीं है, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिसेस, पॉसिबल कॉमन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, किन किन कारणों से इन्फेक्शन हो सकता है उन चीज़ों को देखना, और उसके बाद ये जो भी उनको रूट कॉज मिलता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जन स्वास्थ्य के अंतर्गत यहाँ यह जांच की जाती है कि पानी सुरक्षित है या नहीं, स्वच्छता की स्थिति कैसी है, कचरे और मानव मल का निपटान कैसे हो रहा है, भोजन की स्वच्छता कैसी है, कुपोषण है क्या, हाथ धोने की आदतें कैसी हैं, संक्रमण का कोई सामान्य स्रोत तो नहीं, और इसके बाद
रोग के मूल कारण को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब ये सारी चीज़ें क्यों देखी जाती है, क्योंकि ये चीज़ व्यापक लेवल पे हमारी पॉपुलेशन आपस में शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीने का पानी सुरक्षित नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, ठीक है, पानी में बैक्टीरियाज हैं और वो जन जन तक पहुंच रहा है पानी, तो मैक्सिमम लोगों पे जो है उसका प्रभाव पड़ेगा और वहाँ पे सब लोग बीमार पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन के लेवल पे हमें इस बीमारी को दूर करना है जो कि खराब पानी की वजह से हो सकती है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पानी की स्वच्छता इंश्योर करनी होगी, है ना। कुछ महीने पहले एक न्यूज़ भी आई थी, अगर आपको याद हो तो, एक जगह पे बहुत सारे जो पानी की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी व्यापक लेवल पे उसमें सीवर का जो पानी था वो मिल के आ गया था, एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे पीड़ित हुए, बीमार हुए, एंड इवन डेथ भी रिपोर्ट्स हुई थी। तो यहाँ पे क्या कारण था, पानी का अस्वच्छ होना, गंदगी होना पानी के अंदर, जिसकी वजह से लोग जो है बीमार हो गए थे। तो इस तरीके से पब्लिक हेल्थ इफेक्ट होती है उन चीज़ों की वजह से जो कि चीज़ लोग आपस में शेयर करते हैं, है ना। ऐसे ही जो स्वच्छता है, खाने की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम आपस में शेयर करते हैं। अगर उनमें कोई इशू है तो दिक्कत होगी, या जैसे माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो गया, गरीबी है, उसकी वजह से साधन नहीं जुटा पाए, तो इंसान जो है बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है, या उसकी जो हेल्थ कंडीशन है, मे बी फिजिकल, मेंटल या सोशल हेल्थ जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार से कई कारण हो सकते हैं और इनका जो रूट कॉज है वो हम फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको निदान करने की कोशिश करते हैं। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य की प्रमुख विशेषताएं। हालांकि ये हम कम्युनिटी हेल्थ में पढ़ चुके हैं जब हमने सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक किया, लेकिन एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वही चीज़ है ये भी, ठीक है। तो ये कैसा होता है, पब्लिक हेल्थ का नेचर कैसा होता है, ये रोग निवारक होता है, यानी प्रिवेंटिव होता है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि रोग होने से पहले ही उसके जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं उन्हीं पे काम करके उसको ख़त्म किया जाए, है ना। या अगर हो रहा है तो उसके जो सिवियरिटी है उसको कम किया जाए, है ना। प्रोमोटिव होता है, स्वास्थ्य संवर्धक होता है कि यहाँ पे हमारी कोशिश रहती है कि लोग अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि उनका स्वास्थ्य बढ़े, है ना, या योगा करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खान पान रखें। कम्युनिटी ओरिएंटेड होता है, समुदाय केंद्रित होता है, यानी कि व्यापक रूप से होता है। पॉपुलेशन बेस्ड होता है, जनसंख्या पर आधारित। मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, बहुविषयक, यानी कि यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से नॉलेज ली जाती है और उसको अप्लाई किया जाता है। और इक्विटी ओरिएंटेड, यहाँ पे स्वास्थ्य न्याय केंद्रित होता है। यहाँ कोशिश की जाती है कि समाज के हर वर्ग तक ये सुविधाएं पहुँचे, है ना, जिसमें कि हमने पीएम उसके बारे में भी बात की थी, है ना। फिर है एविडेंस बेस्ड, यानी कि प्रमाण आधारित होता है। ये पार्टिसिपेटरी होता है, सहभागितापूर्ण होती है, यानी कि यहाँ पे कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को कौन इंश्योर करते हैं, जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स होते हैं, हमने उसकी बात की थी, आशा वर्कर्स की, और भी लिस्ट मैंने आपको दी थी, तो आई होप आपको वो याद होगी। एनवायरमेंटल, यानी पर्यावरण केंद्रित होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने पर्यावरण को भी साफ स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनके द्वारा जो बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं उनसे निजात पाई जा सके, ठीक है। होलिस्टिक होती है, समग्र होती है, यानी कि ये एक ही जगह पे केंद्रित नहीं होती, ये हर तरीके से जो है हमें बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इन सब चीज़ों में इसमें काम होता है। और वेलबींग इंश्योर होती है। अब हम करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी जन स्वास्थ्य का कार्य क्षेत्र। अब जन स्वास्थ्य, ठीक है, हमने नेचर देख लिया कि वो क्या क्या चीज़ें इंश्योर कर सकता है जन स्वास्थ्य, है ना, पब्लिक हेल्थ। अब इनका कार्य क्षेत्र क्या है। अब ये सब चीज़ें करने के लिए कि भाई पूरे समुदाय की हेल्थ अच्छी हो, वेलबींग अच्छी हो, है ना, ये करने के लिए किस किस क्षेत्र में जो है पब्लिक हेल्थ काम करता है, तो वो देखते हैं। एपिडेमियोलॉजी, यानी कि महामारी विज्ञान, ठीक, महामारी के क्षेत्र में ये काम करता है। स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में, जनसंख्या में अगर कोई महामारी फैल रही है तो
किस हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन कौन से कारक उसमें शामिल हैं, ये उनकी बात करता है। ठीक है, जनसंख्या में स्वास्थ्य समस्याओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन करता है। फिर है एनवायरमेंटल हेल्थ, पर्यावरणीय स्वास्थ्य। ठीक, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, साफ है, स्वच्छ है कि नहीं, है ना, हवा, पानी, जल, ये सब कैसे जो है चीज़ें कैसी हैं, इनकी ये देख रेख करता है। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य की शिक्षा। ठीक, नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। ठीक है, स्वस्थ निर्णय और व्यवहार के लिए ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है पब्लिक हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मातृ और शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल और इम्प्रूवमेंट पे जोर दिया जाता है इसमें। प्रोटेक्ट्स एंड इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ मदर, न्यू बॉर्न एंड चिल्ड्रन। ठीक है, माताओं, नवजात और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल और रक्षा की जाती है। न्यूट्रिशन यानी पोषण दिया जाता है। एड्रेसेस अंडर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, ओबेसिटी, फूड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि जैसे जो मिड डे मील्स होते हैं वो क्या पोषण की कमी पूरा करने के लिए दिए जाते हैं बच्चों को, है ना। तो जो भी अगर अंडर न्यूट्रिशन की स्थिति है, कुपोषण है कहीं, या पोषण के तत्वों की कमी है, ठीक है, या मोटापा है, या खाद्य रिलेटेड जो भी फूड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें इनका रोल आता है। और क्या क्या कहाँ कहाँ पे इनका काम होता है, कम्युनिकेबल डिजीज के कंट्रोल में, यानी कि संचारी रोग के नियंत्रण में। ऐसी बीमारियां जो फैलती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड बिटवीन पीपल और थ्रू अदर रूट्स। ठीक है, लोगों में आपस में या किसी और माध्यम से जब वो डिजीज़ फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, तो उनकी रोकथाम के लिए ये काम करता है। जैसे कोविड वॉज अ कम्युनिकेबल डिजीज़, है ना। एनसीडी प्रिवेंशन, गैर संचारी रोगों की रोकथाम। अगर कोई नहीं भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एनसीडी है यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उनके भी रिस्क फैक्टर्स को कम करने और उनकी जो क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से जो बर्डन हो सकता है सोसाइटी पे, उस बोझ को कम करने का पब्लिक हेल्थ प्रयास करती है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की बात होती है, यानी कि व्यावसायिक स्वास्थ्य है। जो भी हमारे काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वर्क प्लेस में, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जहाँ पे डेंजर होता है, खतरा होता है ना। तो उन खतरों से रिलेटेड कोई ना कोई जो उन जोखिमों से रिलेटेड वहाँ पे निदान प्राप्त किए जाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। किसी से रिलेटेड अगर वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई इशू की वजह से बीमारी हो जाए, इंजरी हो जाए, तो वहाँ पे उनकी रक्षा के प्रावधान होते हैं या उससे निपटने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। प्रोमोट्स मेंटल वेलबींग एंड प्रिवेंट्स मेंटल डिसऑर्डर एट पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, कि मेंटल वेलबींग यानी कि मानसिक स्तर पे जो हमारा मानसिक कल्याण है उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, और अगर कोई मानसिक विकार का रूप ले तो उस चीज़ की रोकथाम की जाती है। ठीक है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्वास्थ्य प्रशासन में। अब यहाँ तक तो ऐसे आ गए जो कि किसी न किसी प्रकार से बीमारियों से रिलेटेड या अस्वस्थ कंडीशन क्रिएट करने से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम हो रहा था। अब यहाँ पे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, यानी कि स्वास्थ्य प्रशासन की। अब इन चीज़ों को हम करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी तो चाहिए हमें, है ना, जो कि प्लान करेगा पॉलिसीज़ को, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, है ना, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें प्लान, ऑर्गेनाइजेज, मैनेजेस एंड इवेल्युएट हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवाओं एवं कार्यक्रमों की योजना, संगठन, प्रबंधन, मूल्यांकन करना। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेबोरेटरी सर्विसेज यानी कि प्रयोगशाला की सेवाएं, कि अगर किसी भी बीमारी का डायग्नोज करना है, उसकी निगरानी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रोग निदान, निगरानी और स्वास्थ्य समस्याओं की जांच में सहायता करते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी जो स्वैब टेस्ट करती थी, है ना, कि आपके नोज़ से या माउथ से अंदर से सैंपल लेके वो स्वैब लेके वो उस चीज़ की टेस्टिंग करते थे। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो है उस टाइम पे
आई थी। हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य संवर्धन, क्रिएट्स कंडीशंस दैट इनेबल पीपल टू इम्प्रूव एंड मेंटेन देयर हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन की हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि ये जो है हमारी हेल्थ को प्रमोट करने का काम भी करते हैं कि हम एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, हम अपनी जीवन की शैली ही इस प्रकार करें कि अच्छी अच्छी हेल्थी हैबिट्स की वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठीक है, और ये काम मेनली किसके द्वारा होता है? हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। और क्या क्या काम होते हैं पब्लिक हेल्थ के? असेसमेंट होता है, आकलन करना, यानी कि जो भी हेल्थ स्टेटस होता है और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं पॉपुलेशन में, उनका ये असेसमेंट करते हैं, उनका आकलन करते हैं, जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति और प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाते हैं। ठीक है, सर्विलेंस करते हैं, रोग निगरानी करते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर डिजीजेस एंड हेल्थ इवेंट्स, हेल्थ से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड जो है स्टैट्स ये मॉनिटर करते रहते हैं, रोगों और स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं की निरंतर निगरानी करता है ना। जैसे कोविड के टाइम पे आप सबने सुना होगा कि हर क्षेत्र वाइज जो है रिपोर्ट्स आती थी निगरानी, वो सर्विलेंस के द्वारा कि भाई अच्छा इस क्षेत्र में, इस डिस्ट्रिक्ट में या इस शहर में या इस राज्य में जो है इतने केसेस आ गए हैं कोविड के, है ना। केसेस, नंबर ऑफ केसेस की रिपोर्टिंग होती थी। फिर ये भी सर्विलेंस में होता है कि उनके ऊपर अब क्या काम किया जा रहा है, कितने को क्या क्योर प्रोवाइड कर दी, कितने केस जो है वो क्योर हो चुके हैं या कौन से स्टेज पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा हुई थी? ये इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती थी वो सर्विलेंस के द्वारा यहाँ पे चीज़ें आती थी। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच, इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक कॉजेज एंड अनयूजुअल हेल्थ इवेंट्स। अब ये जांच भी करते हैं कि कोई भी रोग अगर हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, रोग प्रकोप, कारणों और असामान्य स्वास्थ्य घटनाओं की जांच करते हैं। फिर है पॉलिसी डेवलपमेंट, नीति का निर्माण। अब इन सब चीज़ों को इंश्योर कैसे करेंगे? अब तो नीति बनानी पड़ेंगी, है ना। डेवलप स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज टू एड्रेस आइडेंटिफाइड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जितनी भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। फिर प्रोग्राम की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कार्यक्रम नियोजन, प्लान इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हेल्थ नीड्स। अब पॉपुलेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे इंटरवेंशन यानी कि कोई भी हस्तक्षेप जो है वो प्लान किया जाता है, प्रोग्राम के तहत प्लान किया जाता है। ठीक है, टीकाकरण हो गया या कोई दवाई हो गई उस हिसाब से। और हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य सेवा संगठन, ऑर्गेनाइजेज सर्विसेज सो दैट अप्रोप्रिएट हेल्थ कैन बी एक्सेस्ड। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा का संगठन किया जाता है ताकि हेल्थ रिलेटेड जो भी सर्विसेज है लोग वो एक्सेस कर पाएँ। हेल्थ की प्रमोशन, वही स्वास्थ्य संवर्धन। डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोग निवारण और नियंत्रण किया जाता है। हेल्थ का कम्युनिकेशन किया जाता है, कोई भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो होती है हेल्थ से रिलेटेड वो कम्युनिटीज़ तक पहुंचाई जाती है। जैसे कई बार लोगों को ये भ्रम होता है कि कोई बीमारी कैसे फैलती है, तो उससे रिलेटेड जो सही सूचना है वो पहुंचाई जाती है। कई बार कोविड का ही अगर एग्जांपल लें तो जब भी हम फ़ोन करते थे उस दौरान तो कॉलर ट्यून में हमेशा आवाज़ आती थी ना, तो उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती थी कि हमेशा हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, है ना। तो ये सब क्या था? ये सब कम्युनिकेशन था स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है, तो ये तो उस दौरान था कि महामारी के दौरान कैसे करना चाहिए। अदरवाइज भी बहुत सारी चीज़ों में जो है कम्युनिकेशन निरंतर होता रहता है पब्लिक हेल्थ की तरफ से। ठीक है, हेल्थ इक्विटी, स्वास्थ्य न्याय संगतता, यानी कि वर्क्स टू रिड्यूस अवॉइडेबल एंड अनफेयर हेल्थ इनइक्वालिटीज, अनावश्यक और अन्यायपूर्ण स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्जिनलाइज हमारा वर्ग होता है, पॉवर्टी जहाँ होती है वहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, डिटरमाइंस वेदर हेल्थ प्रोग्राम्स अचीव देयर इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। अब मूल्यांकन भी किया जाता है कि भाई हमने जो पॉलिसीज बनाई, जो प्रोग्राम्स बनाए, जो सर्विसेज प्रोवाइड की, उनका क्या रिजल्ट रहा, कहाँ तक हमने रोगों की रोकथाम की या उपचार किया या स्वास्थ्य में कितनी अच्छी वृद्धि आई, वो उन सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। और रिसर्च यानी कि अनुसंधान किया जाता है,
जनरेट्स एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग पॉपुलेशन हेल्थ। ठीक है, हमारी जनसंख्या के स्वास्थ्य को समझने और सुधारने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण उत्पन्न होते हैं यहाँ पे। तो रिसर्च यानी अनुसंधान में भी पब्लिक हेल्थ का काफ़ी रोल रहता है। तो ये हमने बात कर ली पब्लिक हेल्थ के बारे में, उनके क्या नेचर होता है, क्या स्कोप होता है काम करने का, है ना। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, इसमें पैरामीटर्स की। ठीक है, यानी कि जन स्वास्थ्य के मापदंड क्या है, मापदंड होते क्या हैं। पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स आर द मेजर्स। ठीक है, ये माप या संकेतक होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा हम कुछ चीज़ें नापते हैं जो कि ये बताती हैं कि पब्लिक हेल्थ कैसी है। ठीक है, क्या नापते हैं, उसमें किस चीज़ को एसेस करते हैं हम, मोर्टेलिटी को, ठीक है, यानी मृत्यु दर को, मॉर्बिडिटी को, रोगग्रस्ता को, मॉर्बिडिटी मतलब कितना रोग है, ठीक है, बर्थ रेट्स को, जन्म दर, फर्टिलिटी को, प्रजनन को, डिसेबिलिटी, विकलांगता को, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण की स्थिति, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता, सोशल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ कंडीशंस ऑफ अ पॉपुलेशन तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम असेसमेंट कर सकते हैं, जिनको कि हम नाप सकते हैं पॉपुलेशन के लेवल पे, और फिर उनका जो रिजल्ट आता है वो बताता है कि हमारी पब्लिक हेल्थ कैसी है। ठीक, तो अब इन पैरामीटर्स को हम देखेंगे। इनको हम ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में देखेंगे। हालांकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पे आप पढ़ेंगे तो ये अलग अलग तरीके से दिया होगा, है ना। एंड ये टॉपिक भी बहुत वास्ट है, पैरामीटर्स और कंपोनेंट्स दोनों का ही, है ना, बहुत व्यापक टॉपिक है। जिस तरीके से मेरे को लगा कि कंसोलिडेट होके जितना अच्छे से यहाँ पे आपको पढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ मैं आपको उस तरीके से ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 कैटेगरीज हमने बनाई हैं। पहली में हम पढ़ेंगे वो पैरामीटर्स जो कि हम बताते हैं हमारी मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, यानी मृत्यु एवं रोगग्रस्ता को। दूसरे पढ़ेंगे डेमोग्राफिक पैरामीटर्स, यानी कि जनसांख्यिकी मापदंड। फिर पढ़ेंगे हम डिसेबिलिटी, न्यूट्रिशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड पैरामीटर्स, यानी कि विकलांगता, पोषण एवं जीवन की गुणवत्ता से रिलेटेड मापदंड। फिर हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वास्थ्य के मापदंड, यानी कि कंपोजिट हेल्थ मेजर्स। और लास्ट में हम पढ़ेंगे वो मापदंड जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय हैं, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, मॉर्बिडिटी का मतलब होता है मॉर्बिड यानी कि रोग। ठीक है, कितना रोग प्रेजेंट है। तो मोर्टेलिटी क्या हो गया, मृत्यु। क्या ये नापती है, ये मृत्यु नापती है मेजर द अकरेंस एंड पैटर्न्स ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन, किसी भी जनसंख्या में होने वाली मृत्यु की मात्रा, दर और प्रतिरूप को दर्शाता है। ठीक है, अब मोर्टेलिटी जो है वो हम अलग अलग तरीके से उसकी दर नाप सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ हम यहाँ पे करेंगे। किसकी मृत्यु दर है वो हम देखते जाएंगे। पहला है CDR यानी क्रूड डेथ रेट, सकल मृत्यु दर। यहाँ पे क्या होता है, टोटल डेथ ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि एक साल में जो है कितने लोगों की मृत्यु हुई है वो पर 1000 पीपल हम देखते हैं, और मिड ईयर पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि कुल मृत्यु, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिवाइडेड बाई मध्य वर्ष जनसंख्या इंटू 1000। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कोई एक साल की मृत्यु दर, अगर सकल मृत्यु दर अगर हमें निकालनी है और हम किसी एक पॉपुलेशन में देखें, सपोज करो 1 लाख की पॉपुलेशन है किसी जनसंख्या की मध्य वर्ष की। ठीक है, मिड वर्ष यानी कि साल के किसी एक बीच वाले दिन में हमने वो पॉपुलेशन देखी, वो है सपोज उस टाइम पे 1 लाख। ठीक है, और उस पॉपुलेशन में पूरे साल में सपोज कितने 100 लोग की मृत्यु होती है, तो ये आ गया 100 बाई 1 लाख। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। पर 1000 पीपल हमें देखना है कि 1000 में से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक, तो ये
आ गया 1, तो 1000 में से एक इंसान की यहाँ पे मृत्यु हो रही है, ये आ गया इसका CDR। ठीक है, तो CDR कैसे निकलता है कि टोटल डेथ एक साल में डिवाइडेड बाई मिड ईयर की पॉपुलेशन। ठीक है, साल के मध्य की पॉपुलेशन निकालनी होती है, जो पूरे साल भर में मध्य में बीच में जो पॉपुलेशन है वो ले लेते हैं ये, क्योंकि ये उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है कि भाई कभी लोग पैदा हो रहे हैं या मर रहे हैं, तो इस हिसाब से कौन से दिन की पॉपुलेशन लें, तो वो जो है उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी पॉपुलेशन में हो रहा है पूरे साल में, उसको बैलेंस आउट करने के लिए ये मिड ईयर की पॉपुलेशन ले लेते हैं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सपोज जुलाई के किसी डेट की इन्होंने मिड ईयर की पॉपुलेशन ले ली कि इस एरिया में इस दिन ये पॉपुलेशन, तो वो मिड ईयर पॉपुलेशन हो गई। ठीक, एंड मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, 1000 की निकलती है, वो इतने 1000 पे जो है कितने की डेथ हो रही है पर ईयर। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा सकल मृत्यु दर क्या होता है। उसके बाद है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR, शिशु मृत्यु दर। ये क्या होती है? डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, यानी कि इन्फेंट्स का मृत्यु दर है ये। ठीक है, शिशु मृत्यु दर। अब शिशु मृत्यु दर में शिशु कौन हो गए? जिनकी की लेस देन 1 ईयर की एज है। ठीक है, 1 साल से कम की एज है। 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु को उसी अवधि के जीवित जन्मों के प्रति 1000 पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ की भी हम ये निकाल रहे हैं, जिस भी पॉपुलेशन में निकाल रहे हैं, उस पॉपुलेशन में 1000 लाइव बर्थ्स के ऊपर ये निकलती है कि जितने भी 1 वर्ष से कम आयु की मृत्यु, तो इसको कैसे निकालेंगे कि सपोज हम एक एरिया ले रहे हैं जहाँ पे जो जीवित बच्चे हैं वो हैं 10,000। ठीक है, जो नए जीवित बच्चे हुए हैं, लाइव बर्थ का मतलब है जो कि जीवित जन्म हुआ है जिनका, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो कि डेड बॉर्न होते हैं, जिनका कि जन्म ही डेड रूप में होता है, दे आर नॉट अलाइव व्हेन दे आर बॉर्न, है ना। तो उन बच्चों को नहीं गिनते हैं, जिन बच्चों का जीवित जन्म हुआ होता है उन बच्चों को लेते हैं। ठीक है, लाइव बर्थ का मतलब जो बच्चे जिंदा थे बर्थ के टाइम पे, उनकी गिनती ली जाती है। तो सपोज किसी एरिया में यहाँ पे हम जहाँ का निकाल रहे हैं 10,000 बच्चे जिंदा आए थे, और उसमें से 1 साल से कम के बच्चे जो है 50 इनकी डेथ हो गई, तो इंटू 1000 ये यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकला? 5। यहाँ पे IMR निकला उस एरिया का 5, और ये इसको शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की, MMR, मातृ मृत्यु अनुपात। ठीक है, मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ठीक, वहाँ पे 1000 लाइव बर्थ्स के हिसाब से हो रहा था, यहाँ पे 1 लाख के हिसाब से होगा। ठीक है, यहाँ पे माता की मृत्यु दर निकाली जा रही है। माता कौन? वही जो बच्चे को जन्म दे रही हैं। ठीक, तो मातृ मृत्यु की संख्या को उसी अवधि के जीवित जन्मों के प्रति 1 लाख पर व्यक्त किया जाता है। पहले तो इसमें मैटरनल डेथ क्या है वो देखते हैं, मातृ मृत्यु क्या है इसमें, उसके बाद उसका रेट देखेंगे, दर देखेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी समाप्त होने के 42 दिनों के अंदर अगर प्रेगनेंसी की वजह से कोई डेथ हो रही है तो उसको मैटरनल डेथ बोलेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी महिला की, किसी भी माता की अगर मृत्यु हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के जन्म के पश्चात 42 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो वो मृत्यु कहलाएगी मातृ मृत्यु या मैटरनल डेथ। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अनुपात की या रेट की, रेशियो की। ठीक है, तो मातृ मृत्यु यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय जीवित जन्म, कितने जो हैं जीवित जन्म हुए हैं, लाइव बच्चे पैदा हुए हैं, जो हमने पीछे देखा था सेम टू सेम वही चीज़, इनटू 1 लाख। 1 लाख से उसको हम
मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से निकलेगा मातृ मृत्यु अनुपात। ओके, सपोज करो कि कितनी मैटरनल डेथ सपोज हुई है किसी एरिया में, मे बी 100, ठीक है, अपॉन लाइव बर्थ हुए हैं मे बी 10 लाख लगा लेते हैं, ठीक है, इंटू 1 लाख। तो कितना आ गया, MMR 10 आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम यहाँ पे पर कितना ले रहे हैं, ठीक है। IMR में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हमने लिया था 1000, सकल मृत्यु दर में भी 1000 था, MMR में मृत्यु दर में हम ले रहे हैं कितना, 1, माता के मृत्यु दर में ले रहे हैं हम कितना, 1 लाख, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूलाज भी याद रखना आप। उसके बाद है मॉर्बिडिटी यानी रोगग्रस्तता, रेफर्स टू इलनेस और डिजीज। ये हमने पहले ही देखा, रोगग्रस्तता क्या होता है कि भाई बीमारी हो रही है ना, किसी जनसंख्या में रोग या बीमारी की उपस्थिति तथा उसके बोझ को दर्शाता है मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी दर्शाता है मृत्यु को, मॉर्बिडिटी दर्शाता है रोगग्रस्तता को, ठीक है। इंसिडेंस क्या होता है, रोग की घटना, नए रोग के मामले, ठीक है। कहीं पे भी कोई रोग फैला हुआ है, अब नए रोग के जो मामले उसमें ऐड हो रहे हैं वो कहलाएंगे इंसिडेंस। मेजर्स न्यू केसेस अकरिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड अमंग द पॉपुलेशन एट रिस्क, ठीक है। जैसे कोविड के केस आते थे तो हम हमेशा ऐसे बोलते थे ना, इतने इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं आज, है ना, कि कितने नए केसेस आते जा रहे हैं, वो कहलाते थे इंसिडेंट्स। प्रीवेलेंस क्या होगा, रोग की व्यापकता, यानी कि कितना प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें जो आज आ गए वो भी मिल गए, जो कल परसों में आए थे वो भी थे, मतलब टोटल एट ए टाइम कितने हैं वो कहलाएंगे, ठीक है। मेजर्स ऑल एग्जिस्टिंग केसेस एट ए पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। किसी भी निश्चित समय पर या अवधि में जनसंख्या में मौजूद कुल विद्यमान रोग मामलों को दर्शाता है। तो इनके भी अगर फॉर्मूलाज देखें हम, इंसिडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, नए मामले जितने भी आएंगे वो डिवाइडेड बाय जोखिम ग्रस्त जनसंख्या, यानी कि जो भी पॉपुलेशन रिस्क पे होगी, ठीक है। जिसमें रिस्क पे क्या है कि हमें पता चल गया कि यहाँ पे इस एरिया में ये वायरस आ चुका है, तो वो पूरी पॉपुलेशन जो है वो रिस्क में है उसके, है ना, तो वो उसमें जितने भी लोग होंगे वो आ जाएंगे जोखिमग्रस्त जनसंख्या में, इनटू उसका गुणांक आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे विद्यमान मामले जो पहले से प्रेजेंट होंगे वो अपॉन जो भी जनसंख्या होगी इनटू गुणांक उसका जो भी आएगा, ठीक है। फिर है केस फैटेलिटी रेट यानी CFR, रोग घातकता दर, ठीक है। फैटेलिटी मतलब कितना घातक है, कि क्या मृत्यु हो सकती है, इस लेवल का घातक है, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ डायग्नोस्ड केसेस हु डाई फ्रॉम द डिजीज, किसी विशेष रोग के ज्ञात मामलों में उस रोग के कारण होने वाली मृत्यु के अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। कोई रोग जो है वो कितना घातक है, मतलब अगर एक रोग 10 लोगों को हो गया और उसमें से अगर 5 से 6 लोग मर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा घातक है, ये उस चीज़ को बताता है, कि उस रोग की घातकता को, फैटेलिटी रेट को बताता है, ठीक है। तो रोग से मृत्यु अपॉन ज्ञात रोग मामले इंटू 100, ठीक है। तो जैसे हमने बात की कि 6 लोगों को हो गया 100 में से, हमने क्या एग्जांपल दिया था कि 10 लोगों को ये रोग हुआ और उसमें से 6 की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका CFR निकल गया, रोग घातकता दर, ठीक है। अटैक रेट यानी आक्रमण दर क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एट रिस्क दैट डेवलप्स डिजीज ड्यूरिंग आउटब्रेक। अब किसी प्रकोप के दौरान जोखिमग्रस्त जनसंख्या में रोग विकसित करने वाले नए मामलों का अनुपात, कि पॉपुलेशन में हमें तो पता चल गया इस पॉपुलेशन में वायरस फैला हुआ है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को रिस्क है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो कितनों को हो जाएगा वो कहलाता है उसका अटैक रेट, ठीक है। एक 100 लोगों की पॉपुलेशन में जो कि पूरी रिस्क पे है, अगर उसमें से जैसे वायरस की वजह से अगर रोग लग गया 50 लोगों को, तो वो कहलाएंगे कि 50 इसका अटैक रेट है, ठीक है।
हमारे मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी खत्म हो गए हैं। अब हम करेंगे डेमोग्राफिक पैरामीटर्स यानी जनसांख्यिकीय मापदंड। ठीक, अब इसमें क्या क्या आएगा हमारा, क्रूड बर्थ रेट, CBR, सकल जन्म दर, मतलब कि लाइव बर्थ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, है ना। उसमें किसी निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में हुए जीवित जन्मों को मध्य वर्ष जनसंख्या के प्रति 1000 पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, बर्थ रेट कैसे निकालेंगे हम, जीवित जन्म अपॉन मध्य वर्ष की जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, आई होप ये इजी है। अब तो हमें पता चल गया मध्य वर्ष की जनसंख्या क्या होती है और जीवित जन्म भी पता है, और ये पर 1000 पे निकलता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट यानी GFR, सामान्य प्रजनन दर। सामान्य प्रजनन दर क्या होती है, लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, प्रजनन आयु की महिलाओं में होने वाले जीवित जन्मों को प्रति 1000 प्रजनन आयु की महिलाओं पर व्यक्त किया जाता है। यानी कि कैसे निकलता है ये, जीवित जन्म लाइव बर्थ ले लिया, डिवाइडेड बाय वो महिलाएं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हैं, यानी कि जिन महिलाओं की आयु 15 से 49 साल तक है, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे ले ली एंड उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से निकलता है हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। उसके बाद है सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात, डिस्क्राइब्स द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। यहाँ पे हमारा पुरुष और महिलाओं के बीच के संख्यात्मक संबंध को दर्शाता है ना। तो ये भारत में महिलाएं डिवाइडेड बाय पुरुष इंटू 1000 का अनुपात ये इस तरीके से रहता है। उसके बाद है एज स्ट्रक्चर यानी कि आयु संरचना की। हर एक एज ग्रुप होता है हमारा, बच्चे का एज ग्रुप, वयस्कों का, फिर जो कामकाजी लोग होते हैं उनका, वृद्ध लोगों का, है ना। तो हर किसी का आयु संरचना अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, जनसंख्या की विभिन्न आयु वर्गों में वितरण आयु संरचना कहलाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जीवन प्रत्याशा की एक्सपेक्टेड एवरेज ईयर्स अ पर्सन इज लाइकली टू लिव अंडर प्रीवेलिंग मोर्टेलिटी कंडीशंस। ठीक है, कि एक इंसान जो है उसकी कितनी संभावना है ऑन एन एवरेज जिंदा रहने की, कंसिडरिंग जो भी मोर्टेलिटी की यानी कि मृत्यु की जो भी संभावनाएं बनती हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, वर्तमान मृत्यु प्रतिरूपों के आधार पर किसी व्यक्ति के अपेक्षित औसत जीवन वर्षों को दर्शाती है। ठीक है, एक इंसान है, ठीक है, अब इसके सामने जो है मृत्यु के काफ़ी जो है कारक मौजूद हो सकते हैं, है ना। मृत्यु रिलेटेड कई प्रतिरूप हो सकते हैं, काफ़ी मोर्टेलिटी कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। उसके बावजूद इसकी जो लाइफ है वो कितनी ऑन एन एवरेज रहेगी वो चीज़ कहलाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, मोर्टेलिटी कंडीशंस को मद्देनज़र रखकर ही ये बताया जाता है कि कितनी एक्सपेक्टेड लाइफ होगी इस पर्सन की। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें ये ज़रूर ध्यान रखा जाता है वर्तमान मृत्यु प्रतिरूपों के आधार पर किसी व्यक्ति के अपेक्षित औसत जीवन वर्षों को दर्शाती है। ठीक, तो हमारे इसमें 2 हो चुके हैं। ठीक है, अब है तीसरा डिसेबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी विकलांगता, पोषण एवं जीवन की गुणवत्ता। डिसेबिलिटी क्या होती है यानी विकलांगता क्या होती है, लिमिटेशंस इन फंक्शनिंग एंड डेली एक्टिविटीज ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता तथा दैनिक गतिविधियों में होने वाली सीमाओं को दर्शाता है। ओके, फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि पोषण स्थिति कैसी होती है, इट असेस द न्यूट्रिशनल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन। हमारी जो जनसंख्या है उसमें पोषण संबंधी स्थिति को ये दर्शाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की गुणवत्ता, असेस फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग, जो हमारे जीवन कल्याण से संबंधित, हमारे फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है, इनका आकलन होता है। और हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि HALE, स्वास्थ्य समायोजित जीवन प्रत्याशा। इसमें क्या होता है, एस्टिमेट्स लाइफ स्पैन
while taking health status and disability into account। ठीक है, जीवन की अवधि के साथ उस अवधि में स्वास्थ्य एवं विकलांगता की स्थिति को भी ध्यान में रखती है। हाई हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें पता है, ठीक है। अब उसमें हेल्थ से रिलेटेड भी कोई इशू आ रहा है, ठीक है, मे बी डिसेबिलिटी या कोई और हेल्थ रिलेटेड कंसर्न अगर आ रहा है तो उसको भी वो एडजस्ट यहाँ पे करते हैं, तब ये निकलती है। अब है हमारी कंपोजिट हेल्थ मेजर्स यानी संयुक्त स्वास्थ्य मापदंड, ठीक है। DALY विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, ठीक है, यानी कि मेजर्स ऑफ हेल्दी लाइफ लॉस्ट ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ एंड डिसेबिलिटी। ओके, यहाँ पे क्या होता है, समय पूर्व मृत्यु तथा विकलांगता के कारण खोए गए स्वस्थ जीवन वर्षों के रोग भार को दर्शाता है, ठीक है। तो मेजर्स हेल्दी लाइफ लॉस ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ एंड डिसेबिलिटी, प्रीमेच्योर डेथ या डिसेबिलिटी की वजह से जो हेल्दी ईयर्स ऑफ लाइफ हो सकते थे वो जितने भी जो है हमारे ख़त्म हो गए उनको दर्शाता है। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो YLL + YLD रहेगा, वो हम देखते हैं अभी क्या होता है। YLL यानी समय पूर्व मृत्यु के कारण खोए जीवन वर्ष, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट होता है YLL, ठीक है। ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ, अगर प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से जो भी लाइफ के जो साल हैं जो खो दिए गए हैं वो, ठीक है। अपेक्षित आयु से पहले हुई मृत्यु के कारण खोए गए जीवन वर्ष यानी कि प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी इसमें आ जाती है। YLD यानी विकलांगता के साथ जिए गए वर्ष, ठीक है, ईयर्स लिव्ड विद डिसेबिलिटी, ठीक, विकलांगता या स्वास्थ्य हानि की स्थिति के साथ जिए गए वर्षों को दर्शाता है। ओके, तो इससे हमारी जो वेलबींग है उस पर असर पड़ेगा, है ना। तो डेली क्या हो गया, इन दोनों का सम हो गया, YLL + YLD। क्या है ये, विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, मेजर्स हेल्दी लाइफ लॉस ड्यू टू प्रीमेच्योर डेथ जो कि ईयर्स ऑफ लाइफ से हुआ, एंड ड्यू टू डिसेबिलिटी जो कि YLD से हुआ, ठीक है। फिर है कैली QALY गुणवत्ता यानी कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता समायोजित जीवन वर्ष। इसमें क्या होता है, जीवन की अवधि तथा उस जीवन की गुणवत्ता को एक साथ ध्यान में रखता है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, ठीक, इसको हम एक तरीके से हेल्थ एडजस्टेड लाइफ गेन कह सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये कंबाइन करता है। अब आते हैं हमारे इसमें लास्ट 5th टॉपिक पे, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल पैरामीटर्स यानी कि सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय मापदंड। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सामाजिक आर्थिक मापदंड जो कि हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को दर्शाते हैं जो हमारी हेल्थ को प्रभाव डाल सकती हैं। आय, शिक्षा, रोजगार, आवास, गरीबी और जीवन परिस्थितियां जैसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियां होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल सकती हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी इसमें आ जाएंगे आप इंडिकेटर्स, पर्यावरणीय मापदंड आ जाएंगे इसमें। कैसे कैसे मापदंड आएंगे इसमें, जैसे कि पर्यावरण की कंडीशन कैसी, पेयजल हो गई, स्वच्छता, वायु की गुणवत्ता कैसी है, प्रदूषण है, अपशिष्ट प्रबंधन आदि पर्यावरण परिस्थितियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को दर्शाते हैं। उसके बाद है हेल्थ सर्विस यूटिलाइजेशन यानी स्वास्थ्य सेवा उपयोग, मेजर्स हाउ पीपल यूज अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज, जो भी हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड साधन उपलब्ध हैं, जनसंख्या द्वारा कितना और किस प्रकार उसका उपयोग किया जाता है, ये चीज़ यहाँ पता चलती है। हेल्थ सर्विस कवरेज, स्वास्थ्य सेवा अच्छादान, ठीक है, यानी कि मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन रिसीविंग अ स्पेसिफिक हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस कवरेज क्या बताता है कि कितना कवरेज प्रोवाइडेड है पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विसेज का, है ना। लक्षित जनसंख्या के उस अनुपात को दर्शाता है जिसे कोई विशेष स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स खत्म होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, जन स्वास्थ्य के अवयव।
तो यहाँ पे भी सेम बात है, मैं कहूँगी कि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग, या जितने भी आप सोर्सेज देखें वहाँ पे अलग तरीके से मे बी इनको अलग तरीके से ग्रुप किया होगा या अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा, और बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। तो जितना मुझे बेस्ट लगा, जिस हिसाब से कंसोलिडेट होकर अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, वो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो इसमें हम 10 टाइप से पढ़ेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स। पहला है हेल्थ प्रमोशन यानी स्वास्थ्य संवर्धन, फिर डिजीज़ प्रिवेंशन यानी कि रोग निवारण, हेल्थ प्रोटेक्शन यानी कि स्वास्थ्य संरक्षण, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यानी कि शीघ्र निदान एवं उपचार, रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा, एनवायरमेंटल हेल्थ पर्यावरणीय स्वास्थ्य, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सामुदायिक सहभागिता, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस महामारी विज्ञान संबंधी निगरानी, और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जन स्वास्थ्य नीति एवं प्रशासन। इसमें से नया तो एज सच आपको कोई नहीं लग रहा होगा, है ना। थोड़ा बहुत हम एक आधी चीज़ एडिशनल यहाँ पे पढ़ेंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम किसी ना किसी रूप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहला है हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, स्वास्थ्य संवर्धन। अब स्वास्थ्य संवर्धन क्या होता है? अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जिससे कि हमारा स्वास्थ्य और अच्छा हो, है ना। इनेबल पीपल टू गेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। लोगों को अपने स्वास्थ्य और उसके निर्धारकों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सक्षम एवं सशक्त बनाता है। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैंपेन हो गए, टोबैको कंट्रोल एजुकेशन हो गई, ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। और किसके द्वारा ये किया जा सकता है? इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल है? हेल्थ एजुकेशन का। ये पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम। यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या हेल्दियर चॉइसेस है ना। उनके सामने 2-3 चॉइस अवेलेबल हो तो उन्हें कॉन्शियसली चूज करना आता हो कि मेरे लिए क्या, स्वास्थ्य के लिए क्या उचित है, तो मैं वो चीज़ अपनी लाइफ में अपनाऊं। ठीक है, न्यूट्रिशन की एजुकेशन दी जा सकती है यहाँ पे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा ये अचीव किया जा सकता है। इन्वॉल्व पीपल इन डिसीजन एंड एक्शंस अफेक्टिंग देयर हेल्थ। स्वास्थ्य से संबंधित निर्णयों और कार्यों में समुदाय की भागीदारी यहाँ पे ज़रूरी होती है, जैसे कि कम्युनिटी लेड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स होते हैं। ठीक है, स्वच्छता में जो है कम्युनिटी की सहभागिता, जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, क्या था उसमें पूरी कम्युनिटी जो है सफाई के ऊपर ध्यान रखती है, इस टाइप की चीज़ें, कैंपेन्स वगैरह। हेल्दी एनवायरनमेंट, क्रिएट कंडीशंस सपोर्टिव ऑफ हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य के अनुकूलन परिस्थितियों का निर्माण, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, स्मोक फ्री स्पेसेस हो गए, तो ये सब क्या करते हैं? ये हमारी हेल्थ को प्रोमोट करते हैं, या इन तरीकों से हेल्थ प्रमोशन होता है। फिर है डिजीज प्रिवेंशन यानी कि रोग निवारण या रोगों का रोकथाम। इसमें आता है सबसे पहले प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन यानी आद्य निवारण। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब कर रहे हैं हम रोकथाम कर रहे हैं, है ना, पहली बात तो ये। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की ही रोकथाम की जाती है। ओके, जोखिम कारकों के विकसित होने को रोकना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों में हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना। उसके बाद है हमारी 3 तरीके की और प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राथमिक निवारण, सेकेंडरी प्रिवेंशन, द्वितीयक निवारण, और टर्शरी प्रिवेंशन यानी तृतीयक निवारण। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? डिजीज को, बीमारी को होने से पहले रोक देना। ठीक है, रोग होने से पहले उसे रोकना, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, है ना। अब इन दोनों में अगर अंतर नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक बार ही बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम रिस्क फैक्टर को ही रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ अभी बीमारी की बात नहीं हुई है, रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे हम बीमारी को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रिवेंट रिस्क फैक्टर, जोखिम कारकों को विकसित होने से रोका जाता है, और यहाँ पे रोग को होने से रोका जाता है। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के उदाहरण कैसे होंगे? रोगों के रिस्क फैक्टर को हम ज़्यादातर कहाँ रोक सकते हैं? जब हम अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, सोशल कंडीशंस पे काम करें, तब हम रिस्क फैक्टर को कम से कम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि बच्चों में हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर जैसे
मॉस्किटो की वजह से जो है मलेरिया होता है ना, एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है। तो अब अगर किसी क्षेत्र में हम मच्छर पैदा ही ना होने दें, वहाँ गंदा रुका हुआ पानी ही ना होने दें, तो ये सब चीज़ क्या आएगी कि हमने वहाँ से रिस्क फैक्टर ही हटा दिया, मच्छर ही नहीं है वहाँ पे, तो देयर इज़ नो रिस्क। तो ये हो गया हमारी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, जो कि हमने कैसे अचीव की, एनवायरनमेंट पे काम करके। किसी भी प्रकार की कोई कोने में कूड़ा, गंदगी या रुका हुआ पानी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो हमने रिस्क फैक्टर को हटा दिया। अब अगर कहीं पे मच्छर हैं तो यहाँ पे अब इस पॉपुलेशन में रिस्क है ना, मलेरिया होने का रिस्क है, लेकिन अब मलेरिया हुआ नहीं है किसी को, लेकिन अब रिस्क तो ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया। अब हम मलेरिया की प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, मे बी मॉस्किटो नेट लगा के, है ना, दवाइयाँ का छिड़काव करके, या कुछ और जो भी इससे रिलेटेड नीम के पत्तों का यूज़ करके, जो भी चीज़ें होती है मलेरिया को दूर भगाने के लिए, यानी कि मलेरिया को होने से रोकने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो वो आएंगी अब आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन में, ठीक है। या जैसे कोई भी चीज़ हो गई, कोई रोग हो गया, उसके रिस्क फैक्टर अगर है तो उससे रिलेटेड कुछ इम्यूनाइजेशन ले लिया, है ना। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल अब देखते हैं, अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट, यानी कि रोग की शीघ्र पहचान एवं उपचार। इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे बीपी से रिलेटेड कोई इश्यूज़, अगर पहले से ही किसी का बीपी हाई चल रहा हो, है ना, और कभी ट्रीटमेंट या कभी चेकअप ना कराया हो, तो जब स्क्रीनिंग के कैंप्स होते हैं तो स्क्रीनिंग में अगर पता चले कि अच्छा इनका तो बीपी जो है हमेशा हाई रहता है, तो उस टाइम पे जो है उससे रिलेटेड कुछ इंटरवेंशन, कुछ अर्ली ट्रीटमेंट दे देना। फिर है टर्शरी प्रिवेंशन, यानी तृतीयक निवारण। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो चुकी होती है, इम्पैक्ट आ चुका होता है और फंक्शनिंग को यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो डिसेबिलिटी, रोग के प्रभाव को कम करना और फंक्शनिंग को सुधारना। रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारा हेल्थ प्रोटेक्शन, यानी कि स्वास्थ्य संरक्षण। हेल्थ प्रोटेक्शन कहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ पे हमें खतरा होगा कि अब हमारी हेल्थ को जो है किसी चीज़ से खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कुछ जोखिम हो सकता है, तो वहाँ पे हमें हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ना। जोखिम कहाँ पे होगा, जहाँ पे कि सेफ्टी के इश्यूज़ होंगे, है ना, खतरनाक इश्यूज़, खतरनाक जगहों पे कोई अगर काम कर रहा है या उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे उनकी हेल्थ को जो है इंजरी होने के या जख्मी होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आ जाता है सबसे पहले। तो पर्यावरणीय संरक्षण प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम हार्मफुल एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स। खुद हमारे एनवायरमेंट में ही अगर हार्श एनवायरमेंट हो तो कितना ज़्यादा जो है हार्मफुल होता है वो। लोगों को हानिकारक पर्यावरणीय जोखिमों से सुरक्षा करता है। मॉनिटरिंग विद एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण की निगरानी, ठीक है। वाटर सेफ्टी, जल सुरक्षा, अगर पानी सुरक्षित नहीं है, ठीक है, इंश्योर वाटर सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना। हमारे पीने के लिए एक पानी का लेवल होता है कि इतना पानी, इस टाइप का पानी जो है वो सुरक्षित है। अगर उसमें वो पर्याप्त मात्रा में वो चीज़ नहीं है, सफाई नहीं है या गुणवत्ता नहीं है, तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। यह सुनिश्चित करना कि मानव उपभोग के लिए जल सुरक्षित हो। टेस्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की जांच। फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन, व्यावसायिक स्वास्थ्य संरक्षण। अगर वर्क प्लेस में लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे खतरा हो सकता है, श्रमिकों के कार्यस्थल पर मौजूद स्वास्थ्य संबंधी खतरों से सुरक्षा दिलाना, जैसे प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो सुरक्षा उपकरण होते हैं वो प्रोवाइड कराना। इन्फेक्शियस डिजीज से कंट्रोल, जो संक्रामक रोग होते हैं उनका नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी शीघ्र निदान एवं उपचार। अब यहाँ पे क्या है कि प्रिवेंशंस तो हमने देख ली है ना। अब आइडेंटिफाइंग अ डिजीज एट एनी अर्ली स्टेज एंड स्टार्टिंग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब अगर हमें कोई पता चल गया बीमारी हो गई, तो सबसे अच्छी बात है कि उसको बहुत अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोज कर लिया जाए, पहचान कर ली जाए और उसका उपचार शुरू कर दिया जाए, ताकि वो आगे और उसकी जो गंभीरता है, सीवियरिटी है, वो ना बढ़े, है ना। रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना और उचित उपचार करना शीघ्रता से।
तो इसमें क्या आता है, स्क्रीनिंग आती है और डायग्नोसिस आता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइज पीपल हु मे हैव अ डिजीज एंड नीड फर्दर इवैल्यूएशन। इनमें उन लोगों की पहचान करी जाती है कि जिनको हो सकता है ये बीमारी हो या आगे इनका और ज़्यादा मूल्यांकन करना आवश्यक हो। उसके बाद डायग्नोसिस होता है और निदान होता है, पहचान होती है। डिटरमाइंस, पहचान, डिटरमाइंस वेदर द डिजीज इज एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे ये पता लगाया जाता है कि क्या सच में डिजीज है, डायग्नोस किया जाता है, उसका निर्धारित किया जाता है कि वास्तव में कोई रोग मौजूद भी है या नहीं। ठीक है, फिर आता है हमारा रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास। अब इसमें क्या होता है, रिहैबिलिटेशन एम्स टू ऑप्टिमाइज फंक्शनिंग, रिड्यूस डिसेबिलिटी एंड इम्प्रूव इंडिपेंडेंस आफ्टर अ हेल्थ कंडीशन। ठीक है, अब हेल्थ कंडीशन कोई हो चुकी है, उसके बाद पुनर्वास की जरूरत पड़ती है हमें। पुनर्वास का उद्देश्य स्वास्थ्य समस्या के बाद कार्य क्षमता को बेहतर करना, डिसेबिलिटी के प्रभाव को कम करना और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना होता है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया, पुनर्वास इंसान की फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, वर्क लाइफ में, या अगर पढ़ता है स्टूडेंट है तो एजुकेशन लाइफ में दोबारा से उनको पुनर्स्थापित करना, ये उद्देश्य होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे, फिजियोथेरेपी के द्वारा या ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन के द्वारा। ठीक है, जो व्यावसायिक पुनर्वास होता है, स्पीच रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, इस तरीके से। और रिहैबिलिटेशन हमारे किस में आता है, टर्शरी प्रिवेंशन में। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। अब है हमारा हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक, और रिहैबिलिटेशन हम टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज में भी पढ़ा था हमने, है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल्स जो हमने पढ़े थे, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल। हेल्थ एजुकेशन से नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलते हैं कि हमें कैसे हेल्दी बिहेवियर करना चाहिए, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है। तो हेल्थ एजुकेशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यानी कि सूचना, शिक्षा एवं संचार, और व्यवहार से रिलेटेड BCC, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, व्यवहार परिवर्तन संचार। ठीक है, इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे कि किसी पेशेंट की काउंसलिंग करना, किसी रोगी को व्यक्तिगत परामर्श देना। ठीक है, ग्रुप की हो सकती है, समूह को संचार प्रदान करना, ये जैसे कि हेल्थ टॉक फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा सत्र अरेंज करना, उनको एड्रेस करना। मास यानी कि जनसंचार, जैसे कि टीवी या रेडियो पे कैंपेन चलाना। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कोई अभियान चलाना। अगला कंपोनेंट है एनवायरमेंटल हेल्थ यानी पर्यावरणीय स्वास्थ्य। तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य उन पर्यावरणीय कारकों और उनसे जुड़े जोखिमों से संबंधित है जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं तथा उनके हार्मफुल एक्सपोजर को रोकने, नियंत्रण करने के उपायों से संबंधित है। ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्थ में क्या क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर टू रिड्यूस मॉस्किटो ब्रीडिंग। अगर हमने मच्छरों के प्रजनन को कम करने के लिए जमा हुआ पानी हटा दिया तो हमने अपने एनवायरमेंटल हेल्थ पे काम किया। ठीक है, और इसमें एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, वाटर, स्वच्छता, वायु, भोजन, वेस्ट, कचरा, अपशिष्ट, हाउसिंग, आवास पे, शोर पे, नॉइज़ पे, केमिकल्स जो भी रसायन होते हैं, वेक्टर्स, रोगवाहक जैसे मच्छर वगैरह, यानी कि जो एक रोग को एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, जैसे कि उनको वेक्टर्स कहते हैं, रोगवाहक जैसे मॉस्किटो जो होता है। उसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी सामुदायिक सहभागिता। अब सामुदायिक सहभागिता का प्रोसेस क्या रहता है, कम्युनिटी का क्या प्रोसेस रहता है कि पहले किसी भी प्रॉब्लम की, समस्या की पहचान करी, उसमें प्राथमिकता सेट की, फिर हमने उसकी प्लानिंग बनाई कि कैसे हम उसको ठीक करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका मूल्यांकन किया, इवेल्युएट किया। ठीक, सामुदायिक सहभागिता में अब कुछ हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं जो वहाँ जा के इंश्योर करते हैं कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो। एक एग्जांपल है आशा का। ठीक है, कम्युनिटी लेवल फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर होते हैं। एंड और भी एग्जांपल्स मैंने इसमें दिए थे जो आप के सोशल साइकोलॉजी वाले कम्युनिटी हेल्थ में, तो वो आप देख सकते हैं।
उसके बाद है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस यानी महामारी विज्ञान संबंधी निगरानी। ठीक है, ये भी हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ पे निगरानी स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों का निरंतर एवं व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रसार तथा उनके आधार पर जन स्वास्थ्य की कार्रवाई की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, सर्विलेंस का साइकिल होता है कि हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, ठीक है, फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं उस डेटा को, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम उसका प्रसार करते हैं, वही क्या क्या है डेटा में, और फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी सर्विलेंस की साइकिल रहती है, यानी निगरानी की साइकिल रहती है। अब सर्विलेंस जो है वो हम 3 प्रकार से करते हैं जनरली। पैसिव सर्विलेंस यानी निष्क्रिय निगरानी, यानी कि रूटीन रिपोर्ट्स आर रिसीव्ड, यानी कि कहीं से हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं जहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है, ठीक है, वहाँ से डेटा आता है, रिपोर्ट आती है। एक्टिव सर्विलेंस ये हो गया पैसिव, कि कहीं और से आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं। एक्टिव सर्विलेंस यानी सक्रिय निगरानी, यानी कि हेल्थ अथॉरिटीज एक्टिवली सीक केस या डेटा, हम एक्टिवली खोजते हैं, ठीक है, हम खुद जा के जो है ये डेटा खोजते हैं, एक्टिवली इस चीज़ को हम सर्विलेंस करते हैं, इस चीज़ की निगरानी करते हैं कि अच्छा कहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड कोई इशू है या नहीं, है ना। सेंटिनल सर्विलेंस क्या हो गया, चयनित केंद्रों द्वारा निगरानी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा सकता है। सेलेक्टेड साइट्स मॉनिटर स्पेसिफिक डिजीज इवेंट्स, इसमें कुछ पर्टिकुलर साइट्स जो हैं वो पहले ही सिलेक्ट कर दी जाती हैं कि भाई ये जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे सर्विलेंस में, चुने हुए केंद्रों से निगरानी की जाती है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जन स्वास्थ्य नीति एवं प्रशासन। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी हमारी, पॉलिसी आएगी, प्लानिंग आएगी और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉलिसी मतलब नीति, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिसीजंस। पॉलिसीज में ये पूरे डायरेक्शन एंड डिसीजंस होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, क्या करना है, उन सब का पॉलिसी में व्याख्या होती है। प्लानिंग मतलब योजना, कैसे करना है। अब डिटेल्ड अप्रोच, उसमें अप्रोच दी गई होती है कैसे करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। प्रशासन क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कि अब इसे व्यवस्थित करके लागू कैसे करना है, लागू करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे 3rd स्टेप में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। एक पॉलिसी बनाई, यानी कि क्या करना है ये बनाया, इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज, हमें टीकाकरण का कवरेज बढ़ाना है, ये हमने पॉलिसी बनाई। प्लानिंग में क्या होगा कि कैसे इस चीज़ को अचीव करना है। डिसाइड टारगेट पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज, तो प्लानिंग में हमने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन जिस पे हमें ये करना है वो डिसाइड की हमने, कैसे कैसे करेंगे, एक्टिविटीज़ की, रिसोर्सेज हमने तय किए। ठीक है, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया, यानी हमने अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइज किया, हमने वैक्सीन्स मंगवाए, सेशंस प्लान किए, रिपोर्टिंग की, ठीक है, रिपोर्टिंग की व्यवस्था, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की हमने, और फिर फाइनली हमने इम्प्लीमेंट किया। प्रोग्राम रन ऑन द ग्राउंड पे जाके जो है ग्राउंड लेवल पे हमने अपने प्रोग्राम को रन किया, क्रियान्वयन किया अपने प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स भी यहाँ पे फिनिश। तो आज की क्लास में हमने पब्लिक हेल्थ को समझा, ठीक है, उसका नेचर क्या होता है, उसके स्कोप क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, फिर हमने उसके पैरामीटर्स देखे, है ना, पैरामीटर्स हमने 5 क्लासिफिकेशंस के अंडर देखे, फिर हमने इसके कंपोनेंट्स देखे पब्लिक हेल्थ के, वो भी हमने 10 क्लासिफिकेशंस के अंडर देखे। तो इस तरीके से मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा जन स्वास्थ्य की परिभाषा, मापदंड और अवयव ये फिनिश होता है, डेफिनेशन, पैरामीटर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मानव रोग और स्वास्थ्य, आनुवांशिक संचारी रोग और इनका उन्मूलन, यानी कि ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ, जेनेटिक एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर इरेडिकेशन। क्लास नंबर 3 में ये टॉपिक करेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आई होगी एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। इफ़ यस तो लाइक करना, हाइप करना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।